गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जो भारत की स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं, ठीक है। और भारत में कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले जो 1857 की क्रांति के विषय में उसके प्रमुख कारण क्या क्या रहे, उस क्रांति के क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग उसमें जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1800 क्रांति के बाद जो थे मतलब यहाँ पे भारत में हर छोटे छोटे भी जो इलाके थे, जो जगहें थी, वहाँ पे भी बहुत से विद्रोह हुए हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े जो आंदोलन थे उन्हीं की वजह से भारत आज़ाद हुआ, बल्कि छोटे छोटे जो आंदोलन थे उन सब की भागीदारी भी इसमें बराबर की थी। 1857 जो मैंने अभी बताया आपको कि इसमें मैंने पढ़ा दिया है आपको। अब इसके बाद हम जैसे सीक्वेंस की बात करें, ये जो हम आपको आंदोलन क्रांतियाँ बताने जा रहे हैं वो जो बहुत ज़्यादा इसको डीपली पढ़ने मतलब नहीं पढ़ना है इसको, लेकिन आपको सीक्वेंस की वजह से बताना भी ये ज़रूरी है। तो 1857 के बाद जन आंदोलन समाप्त नहीं हुए थे, जन आंदोलन जो थे वो होते रहे थे, जिसमें सबसे पहला जन आंदोलन जो हम कहेंगे वो नील विद्रोह था, ठीक। फिर इसके बाद जो हुआ वो था मोपला विद्रोह, फिर इसके बाद पाबना विद्रोह। ये सब आपको नाम सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ये जो है हिस्ट्री में इसकी इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है दक्कन के दंगे, ठीक है। और इसके बाद जो था वो कोय विद्रोह हुआ, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोय विद्रोह। और इसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ। ये सब जो विद्रोह थे वो मुस्तकिल हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई विद्रोह था जो 1857 में, जैसे हमने कहा कि 1857 की क्रांति को क्या माना जाता है, इसकी न्यू माना जाता है राष्ट्रीय आंदोलन की। ऐसा नहीं है कि इसके बाद डायरेक्ट क्या हुआ, कोई महात्मा गांधी द्वारा जो किए गए आंदोलन वो डायरेक्ट है, नहीं। बीच में क्या हुए, ये सारी चीज़ें घटनाएं जो हैं घटित होती रही टाइम टू टाइम विद्रोह होते रहे और कुछ जो है वो बड़े विद्रोह हुए हैं, ठीक है। बड़े विद्रोह के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं और बीच बीच में छोटे विद्रोह भी होते रहते हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद जो मेन जो जैसे हमने अभी कहा कि कुछ थे घटनाएं जो छोटी थोड़ी सी घटनाएं मानी जाती, लेकिन कुछ जो है बड़ी घटनाएं हैं जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी घटना में जो थी वो कांग्रेस की स्थापना थी। कांग्रेस की स्थापना का जो श्रेय है अगर हम माने तो ह्यूम को जाता है, कि इसका श्रेय जो है ह्यूम को जाता है। इनको इसमें शामिल किया गया था। जैसे अगर इन शॉर्ट ऐसे कहें कि इसमें इनको इस तरह शामिल किया गया था कि इनको भी ले लिया गया था दिखाने के लिए कि हाँ ये भी हमारे साथ हैं, ठीक है। तो ये कौन थे, इन शॉर्ट बता देते हैं। ये सरकारी जो थे रिटायर्ड अफसर थे, सरकारी, ठीक है, अंग्रेज़ों के रिटायर्ड अफसर थे। अगर हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में की गई थी। इसमें क्या किया था, 100 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था, 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि 72 लोगों को क्या किया गया था, सदस्यता की मान्यता दी गई थी। 72 लोगों को जो सदस्य बताया गया था वो 72 लोगों थे, 2 लोग थे। कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष बनने का अगर हम गौरव कहें तो जो गौरव जाता है वो बंगाल के बनर्जी जो थे, WC बनर्जी, उनको जाता है, ठीक है।
ये बंगाल के जो WC बनर्जी थे, ये कांग्रेस के पहले कौन थे, अध्यक्ष थे। वे जो थे जैसे इन शॉर्ट इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो बनर्जी साहब थे, ये जो भारतीय बैरिस्टर थे, जो भारतीय 4 बैरिस्टर थे, उन 4 में से एक थे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसमें ये देखेंगे कि इसके कांग्रेस की स्थापना के क्या क्या उद्देश्य रहे। जैसे कि आप लोग इसमें देख भी पा रहे होंगे, ये कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की पिक्चर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके उद्देश्य क्या क्या थे। उद्देश्य जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे, जो उद्देश्य की हम बात करें, सॉरी क्या हो रहा है, उद्देश्य अगर हम देखें इसके तो पहला उद्देश्य था कि विभिन्न भागों में, देश के जितने भी भाग हैं उन भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच, ठीक है, जो अलग अलग जो यहाँ के भाग थे, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये भारत जो था वो विभिन्न भागों में बटा हुआ था, यानी कि छोटे बड़े सारे इलाकों में, ठीक है, सारे जगहों पर छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे। तो जितने भी राष्ट्रवादी जो थे, राजनीतिक जो भी कार्यकर्ता थे, उनके बीच क्या करना था, मैत्रीपूर्ण संबंध को विकसित करना था। नेक्स्ट इनका उद्देश्य था कि जाति धर्म प्रांत, ठीक है, जो भी जितनी भी वजहें थीं जो कि भेदभाव के लिए थी, मतलब कारण थी, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे प्रांत हो, उस भेदभाव को के बिना क्या करना था, हमको राष्ट्रीय एकता का विकास करना था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय एकता की, इससे पहले भी हमने देखा कि थोड़ी सी राष्ट्रीय एकता की कमी रही 1857 की क्रांति में भी, तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना था और जाति धर्म और प्रांत के ऊपर, मतलब ऊपर जाकर हमको क्या करना था, राष्ट्रीय एकता का विकास करना था और उसको क्या करना था, एकता को मजबूती प्रदान करना था। जो भी जनप्रिय मांगे थीं, भारतीयों की जो जनप्रिय मांगे थीं, उन्हें क्या करना था, इसका उद्देश्य सरकार के सामने रखना था। ये कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, जितने भी जो भारतीयों का जो भी मांगे थी, उनको रखने के लिए एक स्टेज जैसे हम कह सकते हैं, उसकी एक पहली पॉलिटिकल पार्टी थी। तो भारतीय पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से इसको क्या माना जा रहा था कि ये क्या करेगी, भारतीयों की मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगी और क्या करना था, जनमत को क्या करना था, प्रशिक्षित और संगठित करना था। अच्छा, ये सारे तो इसके उद्देश्य रहे, लेकिन कांग्रेस की जब स्थापना हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ह्यूम को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया था, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर थे ब्रिटिशर्स के। तो जो इसकी स्थापना हुई तो इससे बहुत बड़े जुड़े हुए क्या हुए, विवाद भी सामने आए। इस विवादों को सिर्फ मैं 2 क्रिटिसिज्म के द्वारा आपको सामने रखूँगी। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म इसकी जो हुई, वो कई लोगों ने ये कहा कि कई अवसरों पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, आप इस क्रिटिसिज्म को देख सकते हैं कि कई अवसरों पर कई सज्जनों ने तो वक्तव्य दिए हैं, उन्हें सोच विचार कर कांग्रेस की भर्त्सना करनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि ये षड्यंत्रकारियों और गद्दारों का घोंसला है। ठीक है, ये तक इनको कहा गया। और अगर इसका संस्थापक एक अंग्रेज था तो द्वेष होने की संभावना कम थी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कहा, जो गोखले थे, उन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय, ठीक है, कोई भी, अगर इन्होंने कहा कि कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता था अगर क्या ना किया जाता, अगर कांग्रेस का संस्थापक एक महान अंग्रेज वरिष्ठ पूर्व अधिकारी नहीं होता। तो उन दिनों क्या हो रहा था कि जिस नज़र से राजनीतिक आंदोलनों को देखा जा रहा था,
देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अधिकारी किसी ना किसी आधार पर आंदोलन को क्या करते, दबा देते। यानी कि इनका कहना था कि अगर ऐसा ना किया जाता तो उनके साथ सम्मिलित ना हुआ जाता तो क्या होता कि वो लोग क्या करते कि इसको दबा देते, इसको ख़त्म कर देते। जैसे कि हमारे जो प्रारंभिक वर्ष थे, जो उसकी स्थापना 1885 में जैसे मैंने कहा हुई थी, तो 1885 से लेकर के, ठीक है, 1905 में तक के क्या हुआ इसमें, जैसे कि इसका डिवीज़न आप ऐसे कह सकते हैं कि दो तरीके से दो दलों में हो गया था बाद में जा कर के। एक पहले तो जो स्टार्टिंग थे वो नरम दल से हुआ था, उसके बाद गरम दल भी जो था इसमें सम्मिलित हो गया था। तो इस काल में कांग्रेस पर उदारवादी, ठीक है, उदारवादी भी कहते हैं इसको, कि उदारवादी नेताओं का, नरम दल यानी कि उदारवादी नेताओं का क्या रहा, प्रभुत्व रहा इस पे, ठीक है। और धीरे धीरे एक ऐसा दल उभर कर आया जो कि उदारवादी नीतियों से सहमत नहीं था उसके बाद, ठीक, और जिसकी आस्था आक्रामक यानी कि थोड़े आक्रामक कार्यक्रमों में थी। अपने कार्यक्रम दृष्टिकोण के कारण ये दल क्या कहलाया, गरम दल कहलाया। एक थे गरम दल और एक थे नरम दल, ठीक है। दो जो थी शाखाओं में कांग्रेस क्या हुई, बढ़ गई। अच्छा, अब ये दोनों ही दल क्या थे, ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से क्या करते थे, विश्वास रखते थे। एक जो थे सिर्फ सॉफ्ट जितने भी वो थे मतलब एक्टिविटीज़ थी उसमें इन्वॉल्व थे, जबकि दूसरे जो थे थोड़ी सी हिंसात्मक तरीके से कह सकते हैं, थोड़ी सी उसकी उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए इसका विरोध करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि परस्पर मतभेद के कारण क्या हुआ, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक। अब कांग्रेस के विभाजन होने के बाद क्या हुआ कि अभी तक कि हमने क्या देखा कि 1857 के बाद विभिन्न विद्रोह हुए, फिर कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस में दो दल बन गए, ठीक। अंदर ही अंदर क्या हुए कि दो दल, पहले तो नरम दल कार्य करता रहा, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने ऐसा पाया उसमें कि जो थे उदारवादी थे उनके ऊपर अंग्रेज जो थे हंसते थे, उनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। इस कारण क्या हुआ, गरम दल का क्या हुआ, उद्भव हुआ, विकास हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो दोनों की जो सोच थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, अलग अलग तरीके से की थी, इसलिए क्या हुआ, कांग्रेस का जो विभाजन था वो 1907 में हो गया। ये जो विभाजन हुआ इससे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे बंगाल का विभाजन हुआ। अभी क्या हुआ कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो इधर चल रही थी, इसके साथ साथ जो बंगाल था वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत उसमें अपने एस्पेक्ट में था, बहुत ज़्यादा मजबूत उसका पक्ष था। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या समझते थे कि ये जो है अभी से, यानी कि बंगाल जो थे उनके विचार में जो बंगाली थे, ठीक है, बंगाल के जो लोग थे वो क्या था, वो एक शक्ति बन गए थे, ठीक। और निश्चय ही उनको लगता था कि भविष्य में क्या होगी कि ये ही क्या करेंगे, हमारे लिए गड़बड़ी का स्रोत बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि पूर्वी भारत में राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई चुनौती का सामना करने के लिए कर्जन और उसके सलाहकारों ने एक प्रभावशाली समाधान ढूंढने की कोशिश करी। इन्होंने सोचा कि जो ये बंगाल है ये इतना उभरता हुआ चला जा रहा है, जो बंगाली हैं, ठीक है, तो शक्ति ये जो अभी से बन गए हैं ये आगे जाकर हमारे लिए कहीं दिक्कत ना पैदा करें। तो लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, उनके सलाहकारों ने क्या किया कि कैसे इनकी शक्ति कम की जाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर में ये हमारे लिए खतरा पैदा हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इनको बेस्ट लगा एक ऑप्शन कि ये क्या करें कि बंगाली भाषी जो लोग हैं उनका क्या कर दें, विभाजन कर दें, ठीक है। सरकार, इन लोगों का क्या मानना था, ये लोगों को मानना था कि ये जो है बंगाल है, अगर हम इसको विभाजित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, विभाजन और शासन की नीति अपनाई, जैसे कि ये हमेशा ही अपनाते थे। इससे पहले भी
इन्होंने विभाजन की क्या कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि 1857 के बाद भी इन्होंने अपनी जब सारे परिणाम हो गए, तो जैसे हम लोगों ने जब 1857 का परिणाम पढ़ा था तो उसमें मतलब था एक परिणाम इसका ये हुआ कि इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति भी अपना ली थी। इसी तरह से इसमें भी यही है कि विभाजन और शासन की नीति इन्होंने अपनाई। और ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि जब हम इसको विभाजित कर देंगे तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। और इन्होंने ऐसा ही किया ये, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या थे, संकल्पित थे। और कर्जन ने क्या किया कि इसको दो बड़े समुदायों हिंदू और मुसलमानों के बीच संदेह और जलन की भावना पैदा ये क्या करना चाहता था, ठीक है, ताकि क्या हो, आपस में फूट पड़ जाए और क्या हो जाए, ये लोग विभाजित हो जाएं। अब हम देखेंगे कि कब इसका बंगाल का विभाजन हुआ। तो बंगाल को विभाजित करने की कर्जन की यह योजना धीरे धीरे 1 जुलाई 1903 में उसके सीमा पुनर्गठन के मिनट से लेकर के 2 फरवरी 1905 जब विभाजन की योजना कब हुई, विभाजन की योजना लंदन में गृह प्रशासन को भेजी गई वहाँ पर, कि 2 फरवरी इन्होंने क्या किया, 1905 में लंदन को के जो गृह प्रशासन था, ठीक है, वहाँ पर इसकी योजना थी वो भेजी और क्या हुई, 1905 में इसका विभाजन हो गया। इसके विभाजन कब हुआ, 2 फरवरी 1905 में इसने भेजा और लॉर्ड कर्जन ने भेजा। और योजना जो थी 19 जुलाई 2005 को भारत सरकार ने नए प्रांत पूर्वी बंगाल और आसाम के बनाए जाने की घोषणा कर दी। तो इस तरह से क्या हुआ, हम देखते हैं कि पूर्वी बंगाल और आसाम जो है अस्तित्व में आया, ठीक है। जिसमें कि आप अगर इलाकों की बात देखें तो चटगांव, ढाका और राजशाही डिवीज़न और त्रिपुरा, मालदा, आसाम के इलाकों में इन्होंने क्या किया था, शामिल कर दिया था। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के तथा उसके 14.15 करोड़ लोगों के विभाजन के बाद ये नया प्रांत जो हो गया हमारा अस्तित्व में आ गया। तो अगर हम इन शॉर्ट इसको पढ़ना चाहेंगे तो बंगाल का विभाजन हम कब देखते हैं कि 19 जुलाई 1905 को हुआ, जिसमें 2 राज्य बने, जैसे कि आपने अभी देखा, एक था पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल एक पूर्वी बंगाल था, दूसरा था आसाम। तो यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि आसाम कब अस्तित्व में आया, तो ये बंगाल के विभाजन के टाइम पे आया था। और किसने किया था इसका विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब बंगाल का विभाजन हो गया तो उसके क्या हुए, बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम भी हुए, क्योंकि जैसे कि इन लोगों ने सोचा था अंग्रेज़ों ने कि बंगाल के विभाजन से क्या होगा, शक्ति इन लोगों की ख़त्म हो जाएगी, इन लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कलकत्ता में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगे। रविन्द्रनाथ टैगोर और ज़्यादा जो शिक्षाविद थे उनकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो हुआ आंदोलन को और ज़्यादा प्रगति मिली। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विभाजन के क्या क्या परिणाम हुए थे, बंगाल विभाजन के क्या परिणाम हुए थे। उसके बाद महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलनों पर हम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।